हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर मैं आपको डेली एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। उस दिन मनी बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हुआ है उसका एक अपडेट दूंगा। उसमें जो भी न्यूज़ चल रहा है, जो भी अपडेट्स चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। और एक और पॉइंट कि मैं अपने सारे नोट्स भी ये वाले जो मैं बनाऊंगा ये भी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन कि आज के अपडेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट को लेकर के जो अपडेट आया है उसके बारे में बात करते हैं। और मेरी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पे गलती से मैंने 5.5 की जगह 6.5 कर दिया था, तो मैं उसको करेक्शन भी कर रहा हूँ एंड सॉरी फॉर दैट। एक बारी के लिए इसको मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ है। तो रिजर्व बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि वो रेपो रेट को स्टडी रखने वाले हैं 5.5% पे, और जो कहीं ना कहीं जो आरबीआई का है वो न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, और वो ये भी बताता है कि जो आरबीआई का एक बैलेंस्ड अप्रोच है इस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने को लेकर। तो पहली चीज़ जो हमें अभी समझनी है या याद रखनी है वो ये है कि हमारा जो रेपो रेट है वो 5.5% पे ही रह गया है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लेकर के आरबीआई ने अपना रिवाइज किया है। इवन दो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ट्रेड टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम पे। इसके बावजूद भी आरबीआई को लगता है कि इंडिया अच्छा ग्रो करेगी एंड दैट्स द रीजन वाई उन्होंने उसका 6.8% का टारगेट रखा है, जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक देता है। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो अगला अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने वन साइज फिट्स ऑल जो एक डिपॉजिट प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो वो बैंक से चार्ज करती थी, उससे वो मूव अवे हो रहे हैं। और उन्होंने अब एक सिस्टम बनाया है कि अब ये जो पूरा डिपॉजिट है वो कहीं ना कहीं रिस्क बेस्ड सिस्टम पे काम करेगा। रिस्क बेस्ड सिस्टम पे काम करने का मतलब ये हुआ कि जो बैंक जिनका की रिस्क प्रोफाइल लोअर है उनको कम पैसे देने होंगे एज डिपॉजिट इंश्योरेंस। ऑन द अदर साइड जो बैंक का ज़्यादा है उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। और इससे कहीं ना कहीं जो आरबीआई चाहता है वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि कहीं ना कहीं जो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो वो बेटर हो और आपकी एसेट क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो, राइट। बट एक चीज जिसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी उसको भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है, वो ये है कि जो अभी एग्जिस्टिंग फ्लैट प्रीमियम रेट चल रहा है वही मैक्सिमम लिमिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि उससे भी हम ऊपर चले जाएं, तो रातों रात कुछ यहाँ बढ़ने वाला नहीं है। जो मैक्सिमम प्रीमियम लिमिट है वहीं तक रहेगा, लेकिन जो बैंक्स जिनका कम है, जिनका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है या लो है, जनरली उनको अब ये कम देना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ा अपडेट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड बेसल 3, इसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू परमिट मोर ग्रुप बिजनेसेस एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स टू इनकरेज फाइनेंशियल इनोवेशन। तो बेसिकली आरबीआई ये चाहता है कि बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप्स हैं जिन्होंने एनबीएफसीज को ओपन किया है वो कहीं ना कहीं उनको इनकरेज करना चाहता है फाइनेंशियल इनोवेशन एंड ग्रोथ को लेकर के। प्लस यहाँ पे आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो बेसल 3 नॉर्म्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2027, उसके अंडर जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बैंक्स को कहीं ना कहीं फोर्स करती है एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल को मेंटेन करने के लिए अंडर द फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आरबीआई ने क्लियरली एट्रेट कर दिया है। जो चौथा अपडेट यहाँ पे आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू चेक क्लियरेंस एंड चार्जेस, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो चेक का नया क्लियरिंग प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड, दिस कॉल्ड एज द न्यू कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम, वो कहीं ना कहीं अब चेक के जो प्रोसेस टाइम है उसको और भी फास्टर बनाएगा और उससे जल्दी से जल्दी उसका सेटलमेंट हो पाएगा और कहीं ना कहीं आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक है उन्होंने अपने लॉकर के चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए हैं, और वो इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कवर अप नहीं हो पा रही, तो अक्टूबर 1 से उनके जो लॉकर के चार्जेस हैं प्लस कुछ अदर बैंकिंग फीस वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू स्टार हेल्थ इंश्योरेंस रेटिंग। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है उसको AA+ की रेटिंग मिल गई है, जो कहीं ना कहीं बताती है कि उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ चल रहा है इस टाइम पे। प्लस कहीं ना कहीं वो पॉलिसी होल्डर की जो क्लेम्स है उसको भी वो बेटर तरीके से मीट कर पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस टाइम पे इवन दो ये सेक्टर काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहा है फिर भी ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, काफ़ी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो अगला अपडेट है इस सेक्टर में वो ये है, और ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अब ये जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉस्ट था
वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना शुरू कर दिया, उन पे पास ऑन करना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये टर्म नहीं पता कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जीएसटी लिख जाना, मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटरमीडियरीज थे जो एजेंट्स बेचते हैं या ब्रोकर्स बेचते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो अर्निंग होगी वो इम्पैक्ट होगी, उनके जो ऑपरेशनल मार्जिन होंगे वो इम्पैक्ट। अगला जो अपडेट आ रहा है इस इंडस्ट्री से वो आ रहा है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस IPO को लेकर के, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने बेसिकली ये प्लान किया है कि वो कम से कम $300 मिलियन को रेज करेंगे थ्रू IPO। ठीक है, ये मूव काफ़ी अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो और भी स्ट्रांग होगा और कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन इनोवेशन उसको भी वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कुछ और भी छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं तो उसके बारे में ही बात कर लेते हैं वन लाइनर्स की तरह। तो सबसे पहला जो हमारा चेंज हुआ है दैट इज रिलेटेड टू NPS। तो NPS नाउ अलाउ इंडिविजुअल्स टू एनरोल इन मल्टीपल स्कीम्स यूजिंग अ सिंगल पैन। तो यहाँ पे एक मेजर चेंज ये आया है कि आप सिंगल पैन को यूज करके आप डिफरेंट मल्टीपल स्कीम्स में एनरोल हो पाओगे। इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। जो अगला बड़ा चेंज है वो डेरिवेटिव मार्केट्स को लेकर आ रहा है। तो सेबी ने कहीं ना कहीं टाइटन किया है एक्सपोजर लिमिट्स को on the derivative trading for individuals and institutional to curb excessive risk taking and enhance market stability। तो सेबी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि जो एक्सपोजर लिमिट्स है उसको कहीं ना कहीं वो टाइटन करे ताकि जो लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेकर के ट्रेड करते हैं उनको वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए। जो अगला है दैट इज रिलेटेड टू यूपीआई का एक बड़ा चेंज ये आ रहा है कि यूपीआई में कलेक्ट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन आता था उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अगला चेंज आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू बैंक लॉकर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर भी आरबीआई ने कहीं ना कहीं बैंक्स को ये कहा है कि आप अपने लॉकर एग्रीमेंट्स को अपडेट करें कस्टमर्स के साथ और देखें इंश्योर करें कि हम सारे जो कॉम्प्लायंस हैं, जो हमारी गाइडलाइंस है, चाहे वो चार्जेस को लेकर है, एक्सेस राइट्स को लेकर है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर है, उन सभी चीज़ों को अपडेट करें और कस्टमर्स को भी प्रॉपरली बताएं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया कि आज के अपडेट्स मेन क्या है। आपको होपफुली ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो डेली हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इसको शेयर करना है और भी लोगों के साथ, और भी स्टूडेंट्स के साथ जो इसी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।